हेलो एवरीवन, ज्ञानवाट का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। और जो भी एमसीक्यू मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ये सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर टीचर का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी क्वेश्चन है उसे खुद से करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है। तो देखिए, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है, जो ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें इसका जो सही आंसर जो होगा वो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे भारत के संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय को ही फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समझ समानता, यह वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 68 बीपीएससी में भी आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन है मैं पीवाईक्यू ही लेकर आया हूँ सभी एग्जाम का, तो आप उसे करने का कोशिश कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, विधि की समझ समानता जो है ये लिया गया है हमारे संविधान में, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए, इससे ज़रूरी कुछ जुड़े हुए और मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि विधि के समझ समानता तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका का संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछे तो वो जापान से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग का कार्यभार किसे सौंपा गया था। तो देखिए, 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार के जो मंत्रिमंडल में श्रम विभाग के जो मंत्री थे वो जगजीवन राम थे। जो ऑप्शन में दिख रहा है जगजीवन राम, ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, जो ऑप्शन बी जो दिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे हमारे। जो भी मंत्रिमंडल जो बना था अंतरिम सरकार में 1946 में जो बना था उसमें खाद्य और कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और श्रम विभाग के मंत्री डॉक्टर जगजीवन राम थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में कौन सा अधिनियम मील का पत्थर नहीं है। तो बोल रहा है कि अधिनियम मील का पत्थर नहीं। तो देखिए, देखिए हमारा जो भी संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भी एक्ट लाया गया था उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान के विकास में। चाहे वो 1773 का हो या फिर 1833 का हो, 1919 का हो। और भारत शासन अधिनियम 1935 से तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, इसका जो सही जो आंसर होगा वो आंसर डी हो जाएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। देखिए, यहाँ 1955 यहाँ कॉमन सेंस भी अगर लगाइएगा कि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान जो है वो तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। तो जब 1955 यहाँ दिया गया तो इससे पहले ही हमारा संविधान जो है वो बनकर जब तैयार हो गया तो इसका कोई योगदान ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो सही जो आंसर होगा वो आंसर डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दिसंबर 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा कि 11 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे। और जो इनसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो टेम्पोररी थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथनी थे, वो भी टेम्पोररी ही थे और वो मनोनीत थे, वो नॉमिनेटेड किए गए थे, फ्रैंक एंथनी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है शीघ्र निर्णय, ऑप्शन बी है लचीला, ऑप्शन सी है बड़े देशों के लिए आदर्श और ऑप्शन डी है कानूनों की एकरूपता। अब बोल रहा है कि एकात्मक शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है, यूनिटरी मेथड के लिए। तो देखिए, हमारा जो देश है वो फेडरल कंट्री है और इसे क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। जैसे कि केसे वियर ने भारत का जो संविधान है, भारत में जो शासन व्यवस्था जो चलती है उसे क्वासी फेडरल कहा है, अर्ध संघात्मक कहा है। देखिए, जो फेडरल कंट्री होता है उसमें क्या होता है कि जो भी
पावर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर लेवल पे। जैसे कि हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची में जो भी संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, तो जिसमें अगर संघ सूची है तो संघ सूची पे जो केंद्र सरकार वो कानून बनाती है और राज सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली की जो बात किया गया है, तो एकात्मक शासन प्रणाली जो है वो बड़े देशों में नहीं चल सकता है, क्योंकि बड़ा देश मान के चलिए कि ये एक बड़ा देश है और यहाँ छोटा छोटा स्टेट है, और हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जो भी डाइवर्सिटी पाया जाएगा, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो या फिर अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं, तो आपको हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपको जो भी जो स्तर होगा, लेवल होगा, हर लेवल पे आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। पावर को एक हाथ में रखकर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन जहाँ भी होगा पावर का, तो जो भी कंट्री जो बड़ा होगा और जहाँ पे विविधता पाया जाएगा, जहाँ पे डाइवर्सिटी पाया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक टकराव होगा और डिस्प्यूट वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये एकात्मक शासन प्रणाली बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। तो देखिए ऑप्शन ए वित्त है, ऑप्शन बी रक्षा है, ऑप्शन सी गृह है, ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि है। तो देखिए हमारे जो अंतरिम सरकार बना था, ये भी याद रखिएगा कि 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार राज्य से। तो इनको जो विभाग दिया गया था वो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देखिए वित्त विभाग जो था, वित्त मंत्री जो थे अंतरिम सरकार में, देखिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। और वित्त विभाग जो था वो लियाकत अली के हाथों में था, वित्त मंत्री थे लियाकत अली। और जो रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह। देखिए रक्षा मंत्री कैसे याद रखिए, बलदेव, यानी कि बल जिसमें होगा वही रक्षा कर पाएगा। तो बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। और गृह विभाग जो दिया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो इसलिए ये चारों याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो आंसर डी हो जाएगा। और वित्त विभाग दिया गया था लियाकत अली को, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 46वां, ऑप्शन डी है 74वां संशोधन। तो देखिए जो समाजवादी जो शब्द था हमारे प्रस्तावना में, वो 42वां में से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और देखिए समाजवादी शब्द के साथ साथ प्रस्तावना में और दो शब्द जोड़े गए थे। देखिए इसे याद रखने का एक अच्छा मैट्रिक बता रहा हूँ, SAD। एस से समाजवादी हो जाएगा, ए से अखंडता हो जाएगा, डी से धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। तो ये तीनों जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन, और देखिए 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था, और इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा संशोधन किए गए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे किसी और दूसरे वीडियो में कि 42वां संशोधन में क्या क्या ऐसा प्रावधान किया गया था कि जिसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। तो और उसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे हमारे संशोधन में जो पहले से नहीं थे, और जो भी एग्जिस्टिंग जो प्रावधान था उसमें भी चेंजेस किया गया था 42वां में। तो मैं कभी आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा सिर्फ संशोधन पे, तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत का जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। बी इसका सही आंसर हो। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया था, तैयार हो गया था, और उसी दिन इसे अडॉप्ट भी किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 2015 से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ क्या है। देखिए भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ का जो मूल तात्पर्य है कि कोई भी कानून जो होगा वो सभी नागरिकों के लिए बराबर होगा, जो भी भारत के नागरिक हैं सभी के लिए बराबर होगा। और जो रूल ऑफ लॉ ये कहता है
कि हमारे देश के एक आम नागरिक हों चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, सभी के लिए कानून एक समान तरीके से काम करेगा। किसी के लिए ये पक्षपात होकर काम नहीं करेगा, बल्कि ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर सभी नागरिकों के लिए ये उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगा जितना कोई अगर बड़े पद पे मौजूद है उनके लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका हो जाएगा कानून के ऊपर कोई नहीं, ऑप्शन बी। देखिए, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो देखिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 से मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 से मिलती है, 32 से। और 5 तरह का रिट जारी किया जाता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो देखिए, जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें एक ऑप्शन जो दिख रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और इससे जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये केवल बोल रहा है, इसलिए यहाँ भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऐसा मत समझिए कि कानून के समस्त समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। यहाँ केवल पूछ रहा है, यानी कि केवल भारतीय को, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। और देखिए, आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 15 है, एक 16 है, एक आर्टिकल 19 है, और एक है आर्टिकल 29, और एक आर्टिकल है 30। ये 5 तरह का जो आर्टिकल है, ये पांचों आर्टिकल जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इस आर्टिकल को याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहा है। देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है, और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो इसके मेंबर जो होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष, एवरी 2 ईयर्स में वो रिटायर कर जाते हैं। और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी मैं आपको बता देता हूँ कि राज्यसभा को कुछ शक्तियाँ जो प्राप्त है वो लोकसभा को नहीं है। जैसे कि एक आर्टिकल है 312 और एक आर्टिकल है 249। देखिए, आर्टिकल 312 यह कहता है कि राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है, जैसे कि IAS, IPS, IFS जो हैं वो अखिल भारतीय सेवा कहलाते हैं। तो इसी तरीके से कोई और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना हो तो वो राज्यसभा ही कर सकती है। उसके बाद आर्टिकल 249 249 ये कहता है कि जो भी 7वीं अनुसूची में दिया गया राजसूची का जो विषय है, उस विषय पे अगर कानून बनाने की शक्ति अगर संघ को तभी दी जा सकती है जब राज्यसभा अपने कुल सदस्यों का बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। और वो बहुमत कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत होना चाहिए, जैसे कि सदन का भी बहुमत होना चाहिए, और जो भी उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249। और लोकसभा को अपर हाउस कहा जाता है, मतलब कि उच्च सदन इसे कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए, वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब हमारे देश का जो साख है, वित्तीय साख जो है, अगर वो खतरे में आ जाता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, और ऐसा अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बता दे रहा हूँ कि देखिए, वित्तीय आपातकाल जब भी लगाया जाएगा तो 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन उस पर अनिवार्य होता है, और इसे साधारण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा जो ऑर्डिनरी जो समान बहुमत होता है उससे दोनों सदनों के द्वारा इसे पास किया जाता है, उस अनुमोदन को। और इसे अनिश्चितकालीन समय तक इसे लगाया जा सकता है। तो इसे भी याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 में है, और इसका जो अनुमोदन है संसद से 2 मंथ के अंदर चाहिए। 2 मंथ इसका होता है अनुमोदन का समय, और ये अनिश्चित काल तक इसे लगाया जा सकता है। और ये कब लगाया जाता है? जब हमारे देश का वित्तीय साख जब खतरे में पड़ जाता है तो इसे लगाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आर्टिकल 360 ऑप्शन सी होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 होगा। देखिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है कि जो भी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे। तो ये ऐसा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में कहा जाता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए संविधान सभा का जो गठन जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये गठन हुआ था संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसकी जो पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक। और इस दिन जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है। देखिए नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है कि शासन के मौलिक सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ। देखिए इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का आर्टिकल है। और डीपीएसपी एक मतलब कि एक जो वेलफेयर ऑफ स्टेट की, जो हमारा जो राज्य है उसका वेलफेयर कैसे हो, ऐसे तत्वों का वर्णन किया गया है डीपीएसपी में। और ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ जो तत्व है, जो भी लिखा हुआ बात है आप इसे लेकर कोर्ट चले जाएंगे ऐसा और कोर्ट इसे लागू करेगी नहीं, ये न्याय योग नहीं है, ये जस्टिसिएबल नहीं है नेचर में, ये नॉन जस्टिसिएबल है। और न ही आप राज्य के ऊपर ऐसा कोई बाध्यता बना सकते हैं कि जो भी लिखा हुआ है डीपीएसपी में आप उसे लागू कीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, संविधान में कहा गया था कि डीपीएसपी अगर राज्य धीरे धीरे लागू कर सकती है, जिस तरीके से राज्यों के पास संसाधन होगा, जिस तरीके से उसके पास रिसोर्सेज अगर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और वो ऐसा सक्षम होंगे करने में, सामर्थ्य होंगे करने में, तो डीपीएसपी को लागू किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्रावधान धीरे धीरे लागू किए गए भी हैं। तो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से जुड़े जो भी मैं फैक्ट बताया हूँ उसे याद रखिएगा। और इसका जो आर्टिकल जो दिया गया है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। तो लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें प्रथम नागरिक कहा जाता है। और ऐसा आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, लोकसभा का विघटन। देखिए लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 में है, और संसद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 79 में है, और 80 जो आर्टिकल है वो राज्यसभा का आर्टिकल है। तो ये तीनों आर्टिकल को याद रखिएगा। 79 जो आर्टिकल है वो संसद का है, पार्लियामेंट का, और 80 जो आर्टिकल है वो राज्यसभा का है, और 81 जो आर्टिकल है वो लोकसभा का है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करते हैं। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तब करेंगे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जब संसद का सत्र न हो। तो देखिए अध्यादेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए एक तो आर्टिकल 1, 2, 3 में अध्यादेश का वर्णन है कि जब राष्ट्रपति ऐसा देखे कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून लाना बहुत आवश्यक हो गया हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंस जारी करके आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत वो ऐसा कानून ला सकते हैं। और ये जो भी अध्यादेश जो होता है वो एक तरीके से कानून के जैसा ही उसकी प्रकृति भी होती है। और ये कानून कब बनता है, जब मानकर चले कि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और संसद जब सत्र में आ जाए तो उसे 6 माह के अंदर 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना होता है दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। तो वो एक कानून का रूप ले लेता है। तो इसे याद रखिएगा कि कितने समय के अंदर वो पारित करना होता है। तो वो 6 वीक के अंदर पारित करना होता है, 6 सप्ताह के अंदर पारित करना होता है। तो वो एक कानून का रूप ले लेता है, और ये आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है। और ये कब लाया जाता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो इसे लाया जाता है। देखिए भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। देखिए भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में है, और ये भाग कितना में है, ये भाग 20 में है। संविधान संशोधन जो दिया गया है वो भाग 20 में दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गया है। इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जैसे कि मान कर चले कि कोई भी कानून है, जैसे कि संसद अगर कोई कानून बनाती है
और उस कानून पे संवैधानिक प्रश्न चिन्ह अगर उठ जाता है कि नहीं, आप संविधान का उल्लंघन करके इस कानून को बनाया है, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन से उसे रद्द भी कर सकती है। इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो ऐसा लाया जाता है लोकसभा में ही। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है? तो संविधान की जो प्रस्तावना, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है, इसलिए कि संविधान की प्रस्तावना देखिए संविधान तो जो प्रस्तावना है संविधान का वो तो मूल संविधान में ही था, उसको शुरू से ही था, ये किसी से जुड़ा नहीं गया है। हाँ, लेकिन संविधान प्रस्तावना का अगर बात किया जाए कि प्रस्तावना को कितने बार संशोधन किया गया है, तो एक बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया है? वो 42वां संविधान संशोधन में किया गया है, और इससे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसमें जोड़े गए थे। तो इसका सही इस क्वेश्चन को थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया है। तो बस इतना याद रखिए यहाँ कि संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें एक बार अभी तक संशोधन किया गया है, और वो किया गया है 1976 में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, मैं ऊपर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को बता चुका हूँ। तो इसमें इसका भाग पूछ रहा है कि वो भारत के संविधान के किस पार्ट में है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो भारत के संविधान के पार्ट 4 में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, वो चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य कर सकते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो या फिर इलेक्टेड मेंबर हो। देखिए, भारत के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो तो जो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटी जो वर्णित है हमारे संविधान में वो भाग 4A में वर्णित है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 51A है इसका, इसे याद रखिएगा। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उनकी सिफारिश पे जोड़ा गया था। और शुरुआत में ये तो 10 था, लेकिन बाद में एक 11वां भी जोड़ा गया, और इसे जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। 2002 में इसे जोड़ा गया था, और इसे 11वां जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसमें ये कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें शिक्षा देना, उन्हें प्रदान करना माता पिता का ऐसा कर्तव्य होगा। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐसा बोला गया था, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। पहले ये टोटल 10 थे जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची जो है वो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। संघ सूची पे संघ विषय केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। देखिए, भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया था? तो भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य ऐसा था जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है तब जब फर्स्ट ऑप्शन है आपातकाल लागू हो, सेकंड ऑप्शन है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य राज सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने का अनुरोध करें, और थर्ड है यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। तो देखिए, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपातकाल जब लागू होगा तो
राज सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। देखिए सेकंड ऑप्शन कर रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य राज सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने का अनुरोध करे तो केंद्र सरकार या संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो बिल्कुल ये सही है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड बोल रहा है कि यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को ही देंगे, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। देखिए सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। पहला ऑप्शन है राज्यपाल एवं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का संबंध। सेकंड ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन सी है राज्य एवं पंचायत निकाय संबंध। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का संबंध। तो देखिए सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्य संबंध के लिए ये गठित किया गया था, रंजीत सिंह सरकारिया, और इसका जो गठन हुआ था वो 1983 में हुआ था। और इसने ही सिफारिश की थी कि जो भी राज्यपाल जो हैं राज्यों में जो नियुक्त होते हैं उन्हें किसी भी तरह से वो कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं होने चाहिए। सरकारिया आयोग ने ऐसा सिफारिश किया था। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति राज्य की सभी शक्तियां ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप के लिए कह सकता है। ऑप्शन सी है राज्य मंत्री परिषद को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति राज्य को निर्देश दे सकता है। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि अगर कोई राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार का जो दिशा निर्देश है अगर उसके पालन करने में मना कर दे या पालन ही ना करे तो वह जो राष्ट्रपति होते हैं उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल घोषित कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ला कर दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगे वीडियो और जो भी मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ बिल्कुल NCERT बेस्ड है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग को धन्यवाद।